फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिंदी से जो ग्रामर टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है संधि। ठीक है, संधि का मतलब क्या होता है कि किसी को जोड़ना या मेल कराना। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है इसका संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल। तो संधि शब्द आपने शायद पहले भी छोटे टॉपिक में पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि राजा महाराजों की घटनाएं आती है तो उनमें अगर लड़ाई होती थी, लड़ाई होने के बाद क्या होती थी, उनमें संधि की जाती है, यानी उनमें मेल मिलाप हो जाता है, उनमें एक सहयोग भावना होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो संधि का मतलब ले रहे हैं वो संधि किन हिंदी में जो हम ले रहे हैं किन शब्दों में जा रही है या वर्णों में जा रही है उसके बारे में देखते हैं। तो आइए पहले इसको हम समझते हैं एक परिभाषा के द्वारा। देखिए परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो ठीक है, आपने ध्यान दिया कि हम क्या बात करें, केवल वर्णों की बात करें, शब्दों की नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ शब्दों को भी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल बात करेंगे वर्णों के बारे में। जब वर्णों का मेल हो रहा है, वर्णों को जब जोड़ रहे हैं तो वहां पे क्या कहलाती है, वो संधि कहलाती है। ठीक है, तो विकार से मतलब यहाँ पे कोई दूसरी बात नहीं, ये विकार से मतलब आगा कि जब दो वर्णों को जोड़ रहे हैं उससे कोई नया शब्द बन रहा है, कोई नई ध्वनि बन रही है, नया वर्ण बन रहा है, उसी को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ लिखा है विद्या प्लस आले। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि जब भी किन्हीं शब्दों को जोड़ा जाता है, वर्णों को जोड़ा जाता है, तो उनमें मतलब सार्थक शब्द होने चाहिए जिससे शब्द का वर्ण का अर्थ निकलता हो, उन्हीं की केवल यहाँ बात करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मनगढ़ंत शब्द बना ले, उनको आपस में जोड़े या वर्णों को जोड़ने लगे तो गलत होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ सार्थक वर्ण या सार्थक शब्द ही होने चाहिए। तो पहला जैसे उदाहरण लिया हमने विद्या प्लस आले, तो दोनों का मतलब क्या होता है, विद्या का मतलब क्या होता है, जो ज्ञान होता है, जो हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, और आले का मतलब होता है उसका निवास होता है, उसका घर होता है। तो देखिए दोनों शब्द अलग अलग है लेकिन दोनों अपने सार्थक अर्थों में है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं वर्णों की। तो भी यहाँ दो शब्द लिखे हुए जिनको जोड़ रहे हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जहां यहाँ पर हम जब किन्हीं वर्णों को जोड़ते हैं, जो शब्दों को जोड़ते हैं, तो बीच में एक साइन आता है, एक चिन्ह जो आता है, प्लस का चिन्ह आता है। इसे हमारे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे धन कहा जाता है कि दो वर्णों या शब्दों को क्या करा, वो जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो समझ गए इसको धन कहा जा रहा है। अब देखिए जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, जो बिल्कुल धन के आस या पास रहते हैं। तो हमने देखा विद्या का धा और आले का आ जो है धन के आसपास है। तो अब हमें इनमें क्या जोड़ना है, वर्णों को जोड़ना है। तो दोनों शब्द है लेकिन इसमें हम वर्णों को जोड़ रहे हैं। तो विद्या में देखिए कौन सा वर्ण लगा है, आ, और इधर देखें आ, दोनों तरफ आ वर्ण हमने लिए शब्द के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे ये वर्ण के रूप में भी निकल के आता है। जब आ और आ का मेल होता है, हमने अभी पहला वीडियो लिया था, ग्रामर टॉपिक का लिया था, उसमें हमने वर्ण विचार ही किए थे, जिसमें वर्ण के बारे में देखा था, स्वर व्यंजन हमने पढ़े थे, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, अब इन दोनों के मेल से देखिए जो नया शब्द बनता है वो होता है विद्यालय। अब विद्यालय क्या हो गया कि जहां हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं वैसा है घर। ठीक है, तो हमारे जैसे कहा जाता है कि बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए जो विद्यालय होता है वो उसका दूसरा घर कहा जाता है। पहला घर तो उसका जहाँ उसके माँ बाप रहते हैं, दूसरा जो है वह विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाता है, वह विद्यालय। तो देखिए दो अलग अलग शब्द, दोनों के सार्थक अर्थ मतलब अलग अलग थे, लेकिन जब दोनों को मिलाया गया, वर्णों को जोड़ा गया तो उसका एक अलग अर्थ निकल गया, वो भी एक सार्थक शब्द। ठीक है, तो हमने यहाँ दोनों वर्णों को जोड़ा, तो दोनों वर्णों से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, जो विकार उत्पन्न हुआ, वे भी यार। तो आपको दिखाई दे रहा विद्या प्लस आले आकाश में मेल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। आगे हम देखेंगे कि संधि में जब हम किन्हीं जोड़ रहे हैं तो उसको तोड़ना भी होता है। ठीक है, तो अगला जो हम देखेंगे टॉपिक तो होता है संधि विच्छेद का। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं, किन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना। संधि विच्छेद का क्या काम होता है कि जो हमने शब्दों को जोड़ा है, वर्णों को जोड़ा है, उनको वापस से उनको पुनः मूल रूप में लाना कि ऐसी क्या चीज थी, ऐसे शब्द में क्या चीज है जो कि वर्णों से जुड़ी हुई है, उनको हम अलग करें तो उनके भी सार्थक अर्थ बन रहे हैं, और उनको जोड़े तो उनका एक नया सार्थक शब्द निकल के हमारे पास आ रहा है। ठीक है, जैसे विद्यालय में हमने जो दो शब्दों को लिया था, विद्या प्लस आले, इन दोनों का मतलब सार्थक निकल के आ रहा था। अगर मैं यहाँ जोड़ने में अगर गलती करूं तो बी प्लस आले कर रहा हूं तो उसका कोई मतलब निकल के आ रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक तरफ तो सार्थक शब्द है, एक तरफ बी है, बी का कोई अर्थ निकल के हमारे पास नहीं आ रहा है। तो हम बात करते हैं केवल उन सार्थक शब्दों के बारे में। अब जैसे देखिए कैसे हम लेके आते हैं, जैसे हमने लिखा है रमेश,
ये हमारे सार्थक वर्ग है, इसका हमें मतलब भी पता है, कई भी नाम होते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें वर्णों को कैसे संधि विच्छेद में क्या किया जाता है कि देखिए दो शब्द हमारे पास है रमा और ईश, ध्वन से अलग अलग कर दिए हमने। तो देखिए फिर रमेश ने रमा कहीं दिखा आपको, नहीं दिखा, ईश कहीं दिखा, नहीं दिखा। तो हमने कल बात करते हैं वर्णों के बारे में। तो देखिए वर्ण यहाँ पर कैसे परिवर्तन हुआ, ये एक ही मात्रा कैसे आई थी। तो वर्ण विचार अगर आपको याद होगा तो अपने आप में शब्द बनाने सीखे थे, वर्ण बनाने सीखे थे। तो देखिए तो हम यहाँ धन के आसपास की जो मात्राएं हैं वर्ण, उनके बारे में बात करते हैं। जो रमा में माँ का वर्ण आ रहा है, इसमें हम देखिए कौन सी ध्वनि निकल के ये आ की, ठीक है। अब इधर देखिए ईश में किसकी दिख रही है, आपको साफ पता लग रहा है, इसमें ई की मात्रा लगी है, ई बन आया है। अब दोनों के योग से क्या बनता है, ए का निर्माण होता है, ठीक है। किसका निर्माण हो रहा है, ए का निर्माण होता है। इस कारण से जब हम इसका नया शब्द बनाते हैं, जब इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो हमारे पास ए की ध्वनि आती है। तो रमेश में किसकी ध्वनि आई है, हमारे ए की। तो ये किसका खेल है, कि हमारे वर्णों को जोड़ने पर हमें एक नई चीज, जो हमारे साथ एक नया सार्थक शब्द निकल के आता है, वो उसमें जुड़ जाता है। तो देखिए नया शब्द रमेश बन जाता है। तो ये देखिए आगे हम देखेंगे इसके भेदों के बारे में कि संधि के। अब देखिए संधि कितने तरह की होती है। तो संधि में मूल रूप से 3 भेद माने गए थे इसके। तो आइए देखें। संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए पहला आता है स्वर संधि, दूसरी आती है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि, ठीक है। तो वही टॉपिक जैसे आपने स्वर और व्यंजन पढ़े थे, विसर्ग का क्या मतलब होता है। तो एक बार ब्रीफ तौर पर अगर हम देखें कि स्वर संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में क्या होता है, और विसर्ग संधि में क्या होता है। तो देखिए स्वर जो संधि है जो आपने पढ़ी थी ए न से लेकर औ तक, ठीक है। हमने स्वर देखे थे 11 स्वर माने थे, है को छोड़ के हम बात कर रहे हैं। तो हमारे 11 स्वर हैं। जब हम स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि में केवल स्वरों का स्वरों से ही मेल होगा, व्यंजन कैसे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संधि आ जाएगी, स्वर संधि। तो अगर आप में संधि विच्छेद आ रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इसका बखूबी ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो देखिए व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन संधि अपने मानी थी कि जो व्यंजन स्टार्ट होता है के कबूतर से लेकर क ख ग घ ङ, जो प्रथम पंक्ति आती है, इसके बाद ये समाप्त क्या होती है, जैसे ज्ञानितर। और जो हमने संयुक्त व्यंजन भी माने थे कि कुछ जैसे संयुक्त स्वर होते हैं, उसी तरह से संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि वो व्यंजन है। तो व्यंजन का व्यंजन से मेल हो रहा है तो वो क्या कहलाती है, वो व्यंजन संधि कहलाती है। अगर स्वर का भी व्यंजन से होगा तो व्यंजन आ रहा है। स्वर में केवल स्वर के अपोजिट स्वर ही होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ उदाहरण हमने करे थे पहले भी। ये दोनों स्वर है, इसमें व्यंजन कहीं नहीं आया। तो अगर हम इसका एग्जांपल लेंगे, अगर इसमें संधि पूछी जाएगी तो आप क्या बताओगे, इसमें स्वर संधि ही बताओगे, ठीक है। व्यंजन में क्या हो रहा है कि जब स्वर का व्यंजन से मेल हो रहा है तो वहां पे व्यंजन संधि। अब देखिए विसर्ग आपने पढ़ा होगा, कई सारे शब्द देख रहे हैं। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं, प्रातःकाल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए प्रातःकाल ऐसा लिखा होता है क्या, आपने देखा, नोटिस किया होगा कि प्रातः के बाद एक दो बिंदु एक साथ लगते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है। जब विसर्ग संधि, जहां में विसर्ग अगर शब्द आपको मिलते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, वहां पे कौन सी संधि है, वो विसर्ग संधि है, ठीक है। अब आगे देखें कि नया टॉपिक हम ले स्वर संधि को प्रारंभ कर लेते हैं। तो स्वर संधि में क्या क्या चीजें, कितने इसके भेद रहेंगे, वो सब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए पहले हम स्वर संधि, और स्वर संधि में देखिए कि स्वर संधि क्या होती है। तो हमें परिभाषा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। परिभाषा का आधार मिलता है कि हमें आखिर उसमें करना क्या होता है। तो देखिए दो स्वरों के साथ लिखा है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न
विकार क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाती है। ठीक है, परिभाषा वापस ध्यान से देख रहे हैं आप कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार ही उससे बना नया शब्द ही क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, पहले आपको देख चुका था कि विद्या प्लस आगे उसी के समान हम लेते हैं विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो इसमें आ का मेल आया, इसमें ए का मेल आया, दोनों स्वर है तो ए आ और ए मिलकर क्या बनते हैं? आ बन जाते हैं। तो इससे नया शब्द क्या निकल के आता है? विद्यार्थी। ठीक है, जो विद्या का अर्थी का मतलब होता है कि अर्थ ग्रहण करने वाला। विद्या वही चीज आगे हमारी ज्ञान हो गया। ठीक है, अर्थी से मतलब क्या हो रहा है? जो अर्थ ग्रहण करने वाला होता है। तो दोनों को जब जोड़ा तो क्या निकल गया? विद्यार्थी जो नया शब्द बना है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो शिक्षा ग्रहण करता है, विद्या ग्रहण करता है, वह विद्यार्थी कहलाता है। तो दोनों सार्थक शब्दों से नया शब्द सार्थक शब्द निकला। ठीक है, हमने अब देखा वर्ण हमारे जुड़े हैं तो दोनों ही स्वर है। स्वर संधि को जब जोड़ा तो हमने ये वर्ण में पहले देखा था, आगा ध्वनि निकलती है, साउंड निकलता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि स्वर संधि में क्या भेद होते हैं। अब यहाँ पे भेद इसलिए जाते हैं क्योंकि हर वर्ण को, हर शब्द को, हर वर्ण को जोड़ने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के तहत ही उनको जोड़ा जाता है। तो उनको क्या किया? अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, इसीलिए इसके भेद माने जाते हैं। तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 भेद। ठीक है, स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। तो देखिए ये कौन कौन से नाम होते हैं। जो पहला आता है वह आता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, सब में स्वर जुड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में गुण संधि। तीसरा है हम ज्ञान संधि। ठीक है, ये सब स्वर संधि में ही है, मैं अपना नाम शॉर्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, इसके बाद देखिए वृद्धि संधि और 5वीं आती है इसमें अयादि संधि। तो देखिए हमारे पास 5 नाम आ गए थे। ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद माने गए हैं और इन भेदों के आधार पर हम स्वरों को अलग अलग रूप में पहचानेंगे। कौन से नियम से अलग अलग जो स्वर संधि मानी जाती है, इनके भेद होते हैं, इनको कैसे जोड़ा जाता है, तो इन 5 संधि के द्वारा ही हम जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए केवल हम इतना ही पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि और इनके अगले आने वाले भेदों के बारे में। तब तक के लिए आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।